सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जीवन के मूल संदर्भों को लेकर के ज्योतिष में महर्षियों ने अनेक विधाएं कही हैं। 12 खाने बनाए हैं। उन 12 खानों में छुपे हैं करोड़ों अरबों रहस्य। और मनुष्य सुख के पीछे दिन रात श्रम करता है, दुख उठाता है, और अंत में सुख मिला या नहीं मिला, ये तो भाग्य की बात है। भाग्य जहां नाम आ जाता है, वहीं पर मनुष्य मजबूर हो जाता है। और उस भाग्य को जानने की प्रक्रिया जो है मूल रूप से, वो है ज्योतिष। वेदों का तीसरा नेत्र यानी तीसरी आंख। कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, इसी के साथ जोड़ होता है। वर्तमान की अवस्था जो हमारे पास है, वो बीते हुए कल और आने वाले कल का प्रतिफल है। कई जन्मों से ये यात्रा चलती रहती है। तो जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक मनुष्य सिर्फ एक ही कर्म करता है, सुख की प्राप्ति के लिए। अब कई लोगों को सुख मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिलता। मंजिल सबकी एक है, वो है सिर्फ सिर्फ मृत्यु। मृत्यु की कोई परिकल्पना ना करे तो वो पापी हो जाता है, और यदि समझे जीवन में कि मृत्यु सत्य है तो पुण्यात्मा हो जाता है, निरंतर अच्छे कर्म करने लगता है। आज के मूल संदर्भ को लेकर के हम आपके साथ नवांश चक्र को दिए तो हैं, लेकिन नवांश चक्र के बारे में आपको देखना कैसे है, वो चर्चा करेंगे। किसी भी जन्म कुंडली में आप देखें तो एक राशि के 9 अंश बनाने चाहिए। 9 अंश का मतलब है एक ही राशि में, जैसे मेष राशि है। अब मेष राशि इस नवांश में है, कुंडली चक्र में। अब ये देखना है कि जन्म कुंडली में यदि आपका मंगल मेष राशि में बैठा है, लेकिन नवांश कुंडली में मंगल कहां बैठा है, किसके नवांश में बैठा हुआ है, तो समझना होगा इसे। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में मेष ही लग्न है, तो मूल रूप से मंगल स्वामी हो गया। और नवांश कुंडली में आपको आना है और देखना है कि आपका मंगल जो लग्नेश है, वो किस नवांश में बैठा हुआ है। जैसे यह नवांश चक्र है, इसको लग्न नवांश कहते हैं। नवांश के अंतर्गत लग्न को लग्नांश कहते हैं नवांश चक्र में, और दूसरे घर को धनांश कहते हैं। तीसरे घर को जो हम मानते हैं वो पराक्रमांश है, यहां से पराक्रम देखा जाता है। चौथा घर सुखांश है, पांचवा घर पुत्रांश है, छठा घर रोगांश है, सातवां घर सप्तमांश जायांश कहा जाता है, जहां से अपने परिवार के पत्नी या पति का विचार किया जाता है, काम मदन इत्यादि का विचार किया जाता है, वो सप्तमांश जायांश कहा जाता है। और अष्टम स्थान क्या है, मृत्युवांश है, और नवम भाग्यांश है, और दसम कर्मांश है, 11वां आयांश है, और 12वां व्ययांश है। अब यहां समझना है, जन्म कुंडली में मंगल आपका यदि बुरी अवस्था में बैठा है, मान लो कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो जन्म कुंडली में मंगल नीच का हो जाएगा। परंतु अब उस मंगल का निर्णय प्रारंभिक चरण में जीवन के अमंगल जरूर करेगा, परंतु सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में आपको देखना है तो नवांश चक्र में आना पड़ेगा कि क्या मंगल सदैव के लिए नुकसान करेगा, कि केवल आपको समझाने का एक उद्यम मात्र है। अगर आपका कर्क में मंगल बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, लेकिन नवांश चक्र जो कि एक नींव है, वहां आपको देखना है।
वो मंगल यदि आपका लग्न में बैठा होगा तो लग्नांश कहा जाएगा। और जब मंगल लग्नांश बन जाता है तो व्यक्ति में द्वितीय चरण में, जन्म के आयु के द्वितीय चरण में, यानी 30-35 वर्ष की आयु के बाद उसके अंदर साहस उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? कि वो लग्नांश में बैठा हुआ है। मान लो जन्म कुंडली में कर्क में बैठा है, लेकिन वही मंगल लग्न में नवांश में बैठा हुआ है, तो वो आयु के दूसरे भाग में मंगल जमीन, जायदाद, साहस, पराक्रम, राज्य, वैभव संबंधी सुख देता है। बेशक ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे में सुख भोगेगा, लेकिन भोगेगा जरूर। बचपन उसका तकलीफ में होगा, रोग, लड़ाई झगड़े, क्योंकि कर्क में मंगल था, बदनामी, कलंक से वो उठा और उठ करके 30 वर्ष के बाद जो मंगल लग्नांश में आ गया उसका वर्क शुरू हो जाएगा, यदि मंगल लग्नांश में है तो फॉर एग्जाम्पल है, आपको ये मेरा जो अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, गुरुओं से जितना सीखा है, उसके माध्यम के अलावा जो अपना अनुभव है वो आपके सामने कह रहा हूं। और कई लोग तो सीधा ज्ञान ही पेलने लगते हैं कि आपको अभी और ज्यादा होमवर्क करना चाहिए। यहां पर कोई लेकर पैदा नहीं हुआ ज्ञान, जो भी मिला है वो गुरुओं से मिला है। तो अभी आपको अनुभव की जरूरत है। किताबों से निकल करके यहां पर अनुभव में आइए, थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल आ जाइए। अब हम मंगल के ऊपर फिर चलते हैं। अगर मंगल नवांश चक्र में लग्न में है, लग्नांश में है, तो धन, वैभव, संपत्ति, दूसरे विभाग में जीवन के सरकारी नौकरी इत्यादि, यश, कीर्ति, राज्य से सुख मिलेगा। अब चलिए दूसरे भाग पर आते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली में आपका शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है, चौथे घर में बैठा है। आपने बोल दिया चौथे घर में शुक्र है या 7वें घर में शुक्र है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो पहले चरण का सुख, पहले चरण का अच्छापन आपको सिर्फ 35 से 40 वर्ष से पहले पहले दिखाएगा। परंतु यदि वही शुक्र यहां पर नवांश चक्र में शत्रुआंश में बैठ जाए, जैसे शत्रुआंश छठा घर है, यहां पर शुक्र बैठा हो, तो क्या होगा? नवांश में यदि शुक्र छठे बैठ जाए और लग्न में चतुर्थ में बैठा हो, तो शुरुआत में सुख देगा, लेकिन अंत में आपके जीवन में शत्रु पैदा हो जाएंगे, रोग पैदा हो जाएंगे, भोग से तरह तरह के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अंतिम चरण में आपका जीवन का विनाश कलंक, रोग और शत्रुओं के कारण होगा। चलिए वही हम और एक ले लेते हैं विचार। आपकी जन्म कुंडली में बुध बहुत बुरा बैठा हुआ है। मान लीजिए बुध मीन राशि में बैठा हुआ है जन्म कुंडली में, तो शुरुआत में कई लोगों को देखा होगा कि वो निरे बुद्धू होते हैं, उनके पास अकल नहीं आती है, लेकिन जीवन के कुछ क्षणों के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनके अंदर अचानक बुद्धिवाद जागृत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? आपको वहां जन्म कुंडली में नीच का बुध दिखाई पड़ रहा है और आप हतप्रभ हैं, अचंभित हैं कि यार यह आदमी, इसका बुध नीच का है और इतना बुद्धिमान कैसे हो गया। तब आपको आना पड़ेगा नवांश चक्र में। मेरे कई दर्शकों ने यह प्रश्न किया है, नवांश को कैसे समझें? तो अब हम नवांश के चक्र के ऊपर ही आपके साथ बहुत सारी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में थोड़ा, अगले वीडियो में थोड़ा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको समझना होगा। तो अब बुध अगर मीन में बैठा है या धनु में बैठा हुआ है, धनु का बुध बुरा नहीं होता, लेकिन यदि मीन में बैठा हुआ है तो निश्चित ही आदमी को मूर्ख, लल्लू किस्म का बनाता है, मूढ़ बनाता है। वही नवांश चक्र में आकर देखें आप, तो उस व्यक्ति का बुध कहीं ना कहीं, अगर नवांश चक्र में द्वितीय घर में धनांश में बैठा हो, तो बुद्धि, विद्या,
वाणी जागृत हो जाएगी। बुध यदि नवांश चक्र में शुक्र की राशि में बैठ जाए, जैसे शुक्र की राशि है वृष या तुला, तो अगर यहां बैठ गया मित्रगत राशि में, तो जातक का बुध अचानक प्रबल हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। ऐसी अवस्था में जातक बड़े बड़े काम कर डालता है। सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में, द्वितीय आयु के चरण में वह बुद्धिमान हो जाता है। तो नवांश चक्र में जो ग्रह अशुभ हैं, बुरे अंश में हैं, उनका बुरा फल होगा। अब बुरे अंश, मान लो आपका शनि है, ठीक है, जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है, लेकिन नवांश चक्र में मेष यानी मंगल के नवांश में, मेष या वृश्चिक के नवांश में बैठ जाए, तो जातक के जीवन में रोग, परेशानियां, संपत्ति का विनाश इत्यादि करेंगे और जातक को आलसी बना देंगे। दी एंड में, द्वितीय चरण में आयु के आलसी बना देंगे, रोगी बना देंगे, प्रमादी बना देंगे, क्रोधी बना देंगे, लड़ाई झगड़े वाला बना देंगे। तो बस इतनी सी बात है। तो जैसे जन्म कुंडली में कोई धन का स्वामी व्ययांश में बैठ जाए नवांश चक्र में, तो उस व्यक्ति को दूसरे आयु के चरण में लगातार अपने बच्चों के कारण, कुटुंब के कारण नुकसान, व्यय ही देखा गया है। तो इस कुंडली में, नवांश कुंडली में और जन्म कुंडली में इतना ही फर्क है। जब कोई ग्रह शुभांश में आ जाएगा, मित्र अंश में आ जाएगा, तो वह प्रतिफल अच्छा देने लग जाएगा, और यदि नवांश चक्र में वही बुरा हो गया तो जीवन में बुराई देने लग जाएगा अंतिम चरण में। तो द्वितीय चरण आयु का बड़ा महत्वपूर्ण है। मनुष्य के पास जमा पूंजी नवांश चक्र है। आपका नवांश चक्र यदि प्रबल है, नवांश चक्र में ग्रह प्रबल हैं, तो आप निश्चिंत रहें। पहले आयु में कष्ट जरूर हुआ होगा, लेकिन आयु के दूसरे भाग में आपको सुख मिलेगा। इसलिए जन्म कुंडली में सुखांश भी देखना है कि सुख का मालिक सुखांश में बैठा है, धनांश में बैठा है, भाग्यांश में बैठा है, तो आदमी को सुख, धन, भाग्य इत्यादि की प्रबुद्धता मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना, फिर हम अगले वीडियो में आपके कमेंट के माध्यम से फिर नया विषय देंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।